तो आगे कंटिन्यू करने के लिए हम बेसिकली सबसे पहले जो है ये सर्वर साइड बनाने वाले हैं। इसमें हमें सबसे पहले ये डेटाबेस बनाना होगा जिसमें हम अपनी कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे होंगे। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया था कि हम एयर टेबल यूज़ कर रहे हैं। आप और भी कोई ऐसी सर्विस यूज़ कर सकते हैं जैसे फायरबेस है या ज़ेनो है या और भी ऐसी सर्विसेज हैं। मैं यहाँ पे एयर टेबल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एयर टेबल मुझे थोड़ी सिंपल लगी और आसान लगी यूज़ करने के लिए। तो ये अगेन ये जो हम एयर टेबल यूज़ कर रहे हैं हमें एपीआई बनी बनाई दे देगा, वरना अगर हम ये नॉर्मल जिसको बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर कर रहे होते तो हमें ये सब चीज़ें डेटाबेस के लिए और एपीआई के लिए हमें कोड बाकायदा लिखना पड़ता है, सब चीज़ों के लिए और मेंटेन करके रखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हमारा काम जो है जैसे कि ऐप गावर हमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग में जो हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं उससे बचा लेता है और हमें बहुत सी चीज़ें बड़ी बनाई मिल जाती हैं प्रोग्रामिंग करे बगैर। उसी तरीके से एयर टेबल वगैरह में भी हमें बहुत आसानी से ये सर्वर साइड हमें मिल जाती है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि अब हम एयर टेबल पे चले आते हैं ताकि हम अपना डेटाबेस बना सकें। तो आप जो है वो अपना ब्राउज़र यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे एयर टेबल लिख के सर्च कर लें। तो आपके पास जो है वो एयर टेबल का यूआरएल हो सकता है थोड़ा नीचे है, ये मेक श्योर कर लिया कि airtable.com ही हो। इस पर क्लिक कर दें तो ये एयर टेबल की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे बेसिकली अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन कर लें, नहीं बना हुआ है तो साइन अप कर लें। तो मैं एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस डालूँगा और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछेगा तो मैं फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम अपना एंटर कर देता हूँ और पासवर्ड कोई भी रख लेता हूँ। अगेन ये पासवर्ड बेसिकली आप कोई भी नया पासवर्ड रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अगर आपने अपना जीमेल का अकाउंट यूज़ करा है तो जो जीमेल पे आपका पासवर्ड है आप वही रखें। आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, लेकिन जो भी पासवर्ड रखें आप और जो भी ईमेल एड्रेस यूज़ करें उसको याद रखिएगा दोबारा लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे कुछ बेसिकली इन्फॉर्मेशन पूछेगा, यहाँ पे आप कुछ भी एंटर कर दें। मैं यहाँ पे जो है वो स्किप कर देता हूँ अभी के लिए, इसको भी स्किप कर देता हूँ और इस वाले पार्ट को भी स्किप कर देता हूँ। मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि बस जल्द से जल्द जो है वो हम यहाँ पे अपनी बिल्डिंग वाले पार्ट पे पहुँच जाएँ। तो उसके लिए हम स्टार्ट बिल्डिंग पे आ जाते हैं, बल्कि इनफैक्ट हम गो होम पे चले आते हैं। अच्छा, इनका जो है वो बेसिकली पहले ही कहेंगे कि आप अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर लें। तो मैं देख लेता हूँ, अगर बगैर ईमेल एड्रेस वेरीफाई करे ये कंटिन्यू करने देता है तो सही है, वरना फिर आप अपना ईमेल एड्रेस पे जाके इनबॉक्स में जाके और वेरीफाई आपको करना होगा। तो अभी हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपको एक ब्लैंक बेसिकली एक प्रोजेक्ट एयर टेबल में क्रिएट हो जाए जिसके नाम बेसिकली अपना डेटाबेस और टेबल वगैरह बनाएंगे उसके लिए। तो यहाँ पे जो है ये हमारा एक ब्लैंक एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ऐसी स्क्रीन कलर मैं इसका ये चूज़ कर लेता हूँ, इसको मैं नाम इसका रख देता हूँ बेसिकली जो हमारा एक तरीके से समझ हमारा प्रोजेक्ट है। तो इसके जो मैं नाम रखता हूँ वो रख लेता हूँ कंट्री डेटाबेस। ये वैसे आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इतना मैटर नहीं करता ये। और ये यहाँ पे इसने मुझे एक टेबल 1 बना के दे दिया है, इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम टेबल 1 रखा हुआ है। इसको मैं लॉजिकल नाम दे देता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ टेबल का। कोई इस टेबल के अंदर हम कंट्री की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं तो इसलिए लॉजिकल यही होगा कि मैं इसका नाम कंट्री रख दूँ। तो ये लिख के मैंने और एंटर दबा दिया। तो ये बेसिकली एक मेरा डेटाबेस समझ लें क्रिएट हो गया है और उसके अंदर एक टेबल क्रिएट हो गया। जो हमने पहले भी बात करी थी कि जो हमारा डेटाबेस होता है उसके अंदर मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जांपल में हम सिंपल रखने के लिए इस डेटाबेस में सिर्फ एक ही टेबल क्रिएट करेंगे जो कि कंट्री का टेबल होगा। अच्छा, इसमें ये कुछ आपको बने बनाए कॉलम्स दे देगा। अभी के लिए मैं ये करता हूँ कि ये जो बाकी के सारे कॉलम्स हैं इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि फिर मैं शुरू से आपको बना के दिखा सकूँ। तो अब बेसिकली हमारे पास एक ही कॉलम है। ये कॉलम बेसिकली अगेन जैसे मैंने कहा था कि ये जो भी कंट्री की इन्फॉर्मेशन है वो इन कॉलम्स में स्टोर हो रही होगी। तो नेम की जगह मैं इसको कर देता हूँ लॉजिकल, यही होगा कि मैं इसको कर दूँ कंट्री नेम, क्योंकि हम इसमें कंट्री का नाम स्टोर करने वाले हैं इस कॉलम के अंदर। उसको सेव कर दूँ तो ये कंट्री नेम का कॉलम क्रिएट हो गया। इसी तरीके से मैं मल्टीपल कॉलम्स ऐड कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं 2-3 आपको समझाने के लिए कॉलम्स ऐड कर लेता हूँ। एक में कर लेता हूँ पॉपुलेशन, और एक और मैं कर लेता हूँ इसके जो फ्लैग की बेसिकली जो इमेज होगी उसका यूआरएल स्टोर करने के लिए मैं फ्लैग इमेज यूआरएल रख लेता हूँ। तो इसके अंदर हम बेसिकली कोई भी गूगल से इमेज उठाएंगे
और उसका जो भी यूआरएल होगा गूगल पे जो होस्ट हुआ हुआ होगा, हम वो यूआरएल यहाँ पे डाल देंगे। पूरी इमेज खुद से नई अपलोड नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ उस इमेज का जो ऑलरेडी होस्ट हुई हुई है कहीं पे गूगल पे, उसका हम सिर्फ यूआरएल यहाँ पे जो है वो उसका एंटर कर देंगे। यूआरएल जैसे ये है वैसे ही यूआरएल इमेज के यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ ये 3 ही कॉलम्स लेके चलते हैं। अगेन जब हम अगर आप असली में कोई ऐसी ऐप बनाएंगे तो उसके अंदर जो है वो आप जितनी इन्फॉर्मेशन डालना चाहें, एरिया से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, लेकिन अभी चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम सिर्फ 3 कर रहे हैं। आप जितनी भी करना चाहें वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से काम करेंगी, उसमें कोई नई चीज़ नहीं होगी। तो अब हम इसके अंदर कोई डेटा भी इंसर्ट कर देते हैं। तो अगेन ये मैं कुछ सिर्फ जो है वो टेस्ट करने के लिए कोई डेटा सेट कर रहा हूँ। आप इसमें जो है वो पूरे 200 मुल्क की इन्फॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं, जो कि आपको गूगल से मिल जाएगी सारी। पॉपुलेशन में कुछ भी 1 2 3 4 एंटर कर देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आप जो है इंटरनेट से ढूंढ के असली में सारी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब फ्लैग इमेज यूआरएल के लिए हम गूगल से जो है वो फ्लैग की यूआरएल निकाल लेते हैं। तो मैंने एक ये सर्च करके रखा हुआ है गूगल पे, ये उसका यूआरएल मेरे पास है। तो अभी के लिए जो है मैं इसको कॉपी करता हूँ, अपने डेटाबेस में लाके पेस्ट कर देता हूँ। तो इसी तरीके से गूगल पे सर्च करके बाकी मुल्कों के लिए भी जो है, या कोई वेबसाइट आपको ऐसी मिल जाएगी जिसमें हर मुल्क का उसका फ्लैग का जो है वो यूआरएल मिल जाए इमेज का आपको, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अभी टेस्टिंग के लिए मैं हर इमेज में यही यूआरएल डाल देता हूँ, लेकिन आप जो है ऑब्वियसली डिफरेंट यूआरएल्स यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा जो डेटाबेस था, क्योंकि हमारे डेटाबेस में एक ही टेबल था और वो टेबल हमारा जो है वो रेडी हो गया है। तो हमारा डेटाबेस बेसिकली एक तरीके से रेडी हो चुका है पूरा। अगेन इसमें अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं तो यहाँ से नया टेबल ऐड कर सकते हैं, उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, इसके नया टेबल ऐड करके कॉलम्स चाहें तो नया ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, आप इसमें जितने चेंजेस चाहें वो कर सकते हैं। तो अब जो है हम इसकी, ये हमारा डेटाबेस वाला पार्ट पूरा हो गया है, ये डेटाबेस का पार्ट। अब हम देखते हैं कि इसमें एपीआई हमें कैसे मिलेगी। तो जैसे मैंने बताया था कि एयर टेबल जो है वो आपको एपीआई बना के पूरी देता है डेटाबेस के हिसाब से। तो डेटाबेस हमने बना लिया है। तो एपीआई बेसिकली जो उसने हमारे लिए तैयार करी है वो देखने के लिए आप इस क्वेश्चन मार्क पे हेल्प के साथ जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, और नीचे आके ये एपीआई डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है। ये बेसिकली हमारी जो एपीआई इसने बनाई है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये नया यूआरएल खोल देगा। तो सबसे पहले जो है ये कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह दिखा रहा है, यहाँ पे ये रेट लिमिट दिखा रहा है। बेसिकली जो एयर टेबल की जो हमने चूँकि फ्री अकाउंट बनाया था तो उसके अंदर कोई लिमिटेशंस होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एपीआई लिमिटेड टू 5 रिक्वेस्ट पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर आप इससे सिर्फ 5 ही रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। तो अगेन आपके लिए 1 सेकंड के अंदर 5 रिक्वेस्ट मोर देन इनफ है, बहुत ज़्यादा है, आपको इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई असली में एप्लीकेशन बना रहे होते और उसमें आपको पता होता है कि लाखों से यूज़र्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ऐसे चांसेस हैं कि आप 1 सेकंड के अंदर 5 से भी ज़्यादा रिक्वेस्ट इसको कर सकें। तो जैसे अगर हम फूड पांडा की एग्जाम्पल देखें तो ऐसा हो सकता है कि 1 सेकंड के अंदर 5 से ज़्यादा लोग ऑर्डर कर रहे हो। तो अगर वो हमने इस पर बनाया हुआ होता उसका डेटाबेस तो वो फिर लिमिट होती है उसकी। लेकिन ये हमारी टेस्टिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और ऐसी भी आपको मिल जाएगी जिसमें कोई लिमिट नहीं होगी। और आप ये भी कर सकते हैं कि इसको पे करके इसके लिए सर्विस, और आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे सीखने के लिए ये बिल्कुल सही है, तो हमें लिमिट से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप देखेंगे ये कंट्री टेबल जो हमने टेबल क्रिएट करा था, ये इसने यहाँ पे उसकी एपीआई की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसने दे दी है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे ताकि हम इन्फॉर्मेशन देख सकें। उसके लिए जो है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास लिखी हुई आ रही है। तो हम बेसिकली ये करना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल्स भी जो हमने ऐड करी थी वो यहाँ पर आ रही हैं। तो हम बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि हम पहली स्क्रीन पे चूँकि लिस्ट दिखाना चाह रहे हैं सारी कंट्रीज़ की। तो इसमें अगर आप देखें तो ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये यूआरएल्स एपीआई के अवेलेबल हैं जो कि हम जिससे हम डेटा ले सकते हैं। तो चूँकि हम लिस्ट उठाना चाह रहे हैं सारे रिकॉर्ड्स की, रिकॉर्ड्स बेसिकली जो इतनी रोज़ हैं उन रो की, हम चूँकि हर रो में एक हमारी इन्फॉर्मेशन सेव हुई हुई है कंट्री की, तो हम लिस्ट रिकॉर्ड्स पे आ जाएंगे। तो यहाँ से बेसिकली हम ये हमारा एपीआई जो थी रेडी होगी, इस तरीके से नज़र आ रही है। इसमें आप देख सकते हैं ये जेसन हमारे पास आ रही है, जैसे मैंने पहले दिखाई थी आपको, वो ज़रा सिंपल थी, ये थोड़ी सी उससे मुश्किल है, लेकिन है ये भी एक जेसन ही। इसके अंदर आप देखें तो कंट्री का नाम पाकिस्तान, पॉपुलेशन, उसमें भी पॉपुलेशन लिखी हुई है। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा नीचे आ जाए तो दूसरी कंट्री का नाम है। अब देखिए कंट्री नेम जो है बेसिकली वो सबके अंदर
फील्ड जो है वो कॉमन है, वैल्यूज सब में चेंज हो रही है। तो हम अपनी ऐप में इसी तरीके से डेटा यहाँ से उठा के इसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू उठा के दिखा रहे होंगे। तो ये हमारी बेसिकली जेसन रिटर्न हो रही है उस डेटाबेस के हिसाब से, जो मैंने बताया था कि बनी बनाई हमें एपीआई ये पूरी दे देगा। तो इसने ये एपीआई हमें बनाई हुई दे दी है हमारे डेटाबेस के हिसाब से। इस एपीआई को एक्सेस करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि यूआरएल आपको चाहिए होता है, तो ये वो यूआरएल है जिसको हम यूज़ करेंगे अपनी ऐप गावर की ऐप के अंदर, ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें। अच्छा, इसके अंदर ये एक और चीज़ भी हमसे मांग रहा है जो कि है ऑथराइजेशन, और जिसके नाम से ये कह रहा है कि आप अपनी की जो है वो एंटर करें। तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें ये रेट लिमिट लगी हुई है। अगर ये रेट लिमिट नहीं होती, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जैसे ज़ैनो है, तो आई थिंक उसके अंदर रेट लिमिट नहीं है, तो उसमें फिर हमसे ये ऑथराइजेशन भी नहीं मांगता। तो ऑथराइजेशन बेसिकली हमसे इसलिए मांग रहा है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से अकाउंट से कितनी रिक्वेस्ट हो रही हैं। अगर आप यहाँ पे आएँ और देखें तो ऑथराइजेशन के अंदर ही आपसे एपीआई की मांग रहा है। ये हर अकाउंट के लिए एक अलग एपीआई की होगी। मैंने जब अकाउंट क्रिएट करा है उसमें कुछ और की आ रही होगी, जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर कुछ और की आ रही होगी। तो इस की के हिसाब से वो अंदाज़ा लगाता है कि जो भी अकाउंट है वो कौन से अकाउंट से बेसिकली एपीआई एक्सेस हो रही है और उसकी लिमिट कितनी हो गई। लिमिट का बेसिकली ट्रैक रखने के लिए, क्योंकि इसने लिमिट लगाई भी है कि आप 1 सेकंड में 5 ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसका ट्रैक रखने के लिए हम एपीआई अपनी साथ में पास कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि ये हमारा अकाउंट है जिसे एक्सेस हो रहा है, तो इसमें जो है वो लिमिट आप ट्रैक कर लो कि हमारी कितनी हो गई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपका एनआईसी नंबर होता है आपका, जिससे आपको गवर्नमेंट कोई भी आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन है इंसान। तो ये एक तरीके से हमारे अकाउंट का एनआईसी नंबर है, इसको ऐसे समझ लें कि ये एनआईसी नंबर है हमारे अकाउंट का, और इससे ये एयरटेल वाले आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस अकाउंट से एक्सेस हो रही है एपीआई की, और ये 5 से ज़्यादा तो नहीं हो गया 1 सेकंड के अंदर, जो रेट लिमिट थी उसको एक्सीड तो नहीं कर दिया। तो उसके लिए बेसिकली हमें अपनी एपीआई की पास करनी होगी इस ऑथराइजेशन की के साथ। ये भी एक तरीके से की वैल्यू पेयर ही है। तो ये एपीआई की हासिल करने के लिए आपको ये करना होगा कि आप यहाँ से जो है वो इधर अकाउंट पे क्लिक करें, या अकाउंट का एक आ भी जाएगा टूल टिप, इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये मेन्यू खुल जाएगा और उसमें अकाउंट पे क्लिक करें। तो ये यहाँ पे जो है ये जनरेट एपीआई की मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे एपीआई की एक बना के दे देगा। वो नज़र नहीं आएगी, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो है वो एपीआई की नज़र आएगी। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने पास। ये बेसिकली एपीआई की है। तो इसकी खैर अभी तो ज़रूरत नहीं है, जब हम ऐप गावर में सेटअप करेंगे तो उसकी ज़रूरत होगी, लेकिन इस मैं आपको बता रहा हूँ कि एपीआई की आपको यहाँ से मिल सकती है। और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी एपीआई की किसी ने आपकी देख ली है, ये किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, वरना वो आपके अकाउंट को बेसिकली बिहाफ पे यूज़ कर लेगा। इसलिए कि आप जो है वो अपना एनआईसी कार्ड किसी को दे दें और वो आपके बिहाफ पे जो है वो बैंक से जाके पैसे निकाल लें, तो आप ये नहीं चाहेंगे चीज़। तो बिल्कुल एपीआई की भी इसी तरीके से कि आप नहीं चाहेंगे कि आपके बिहाफ पे कोई और आपका अकाउंट यूज़ करे। तो इसलिए जो है ये आप रीजनरेट करेंगे तो ये एक नई जनरेट कर देगा एपीआई की, ताकि जो है वो अगर किसी को चली भी गई थी तो आप वो अब ऑब्सोलीट हो जाए, वो यूज़ ना कर सके। तो ये बेसिकली आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं वापस अपनी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। तो यहाँ पे बेसिकली हमारी एपीआई की हम इस तरीके से पास कर रहे होंगे जब हम ये अपनी इसको सेटअप करेंगे ऐप गावर के अंदर। तो लेकिन अभी के लिए जो है हमारा डेटाबेस रेडी हो चुका है और ये हमारी एपीआई रेडी हो चुकी है। ये एपीआई के यूआरएल बेसिकली हम ऐप गावर में इस तरीके से इसको सेटअप करेंगे ताकि हमारी ऐप इस डेटाबेस को, जिसके नाम हमारी कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन है, उसको एक्सेस कर सके और वो इन्फॉर्मेशन दिखा सके। तो अगर हम अपनी डायग्राम पे आ जाएं तो हमारा डेटाबेस बन चुका है, एपीआई हमें एयरटेल ने बना के दे दी है। तो हमारी सर्वर साइड जो है वो बेसिकली कंप्लीट हो चुकी है। और ये जो एपीआई है, जैसे आपने मैंने दिखाया था कि जेसन में रिटर्न करिए डेटा, ये हमारा जेसन डेटा इस तरीके से आ रहा है जिसके अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन सारी आ रही है। तो ये हमारी जेसन वाली भी रेडी हो गई ये चीज़। तो अब हम बेसिकली सर्वर साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें काम करना होगा क्लाइंट साइड पे, तो फिर हम वो आगे काम करते हैं उसके ऊपर।